हर आंदोलन की एक जन्मभूमि होती है। राजहरा सिर्फ एक खदान नहीं, एक विचार की जन्मभूमि है। यहाँ मजदूर ने पहली बार महसूस किया था कि वह अकेला नहीं है। उसके पास संगठन है और नेतृत्व है, लेकिन समय बदलता गया, सवाल वही रहते हैं। आज हम उन्हीं सवालों के साथ बैठे हैं, एक ऐसे गवाह के सामने जिन्होंने संघर्ष को जिया है, न कि सिर्फ सुना है। आज हमारे साथ है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जनकलाल जी ठाकुर। आप जुबानी 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और उनसे होते हैं परिचित। तो साहब, आपका छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं जनकलाल ठाकुर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, भूतपूर्व विधायक, और साथ साथ जो है किसान संघर्षों के साथ उनके साथ लगा रहता हूँ। और मुझे जो भी जानकारी हमारे कार्यालय तक आता है, माने क्षेत्र की जनता का, वहाँ तक पहुँचकर उनकी बातों को जानने सुनने का काम करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनकी मुद्दों को, उनकी परेशानियों को कहाँ तक हल किया जाए। दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए दरवेश आनंद का। साहब, लोक असर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये था जनकलाल ठाकुर जी कामरेड का एक छोटा सा सवालों की ओर बिना देर के आगे बढ़ते हैं। साहब, ये बताइए, आप शंकर गुहा नियोगी जी के साथ किस दौर से जुड़े हैं, किस दौर में जुड़े? मैं कामरेड शहीद शंकर गुहा नियोगी के साथ 77 सन 77 से ही, मैंने शुरुआती दौर से ही उनके साथ मेरा उनसे संगत हुआ है। मेरा ही नहीं, मैंने बहुत लोगों का उनके साथ जो संगत हुआ शुरुआती दौर से ही जी। तो उस समय राजहरा और माइंस के मजदूरों की हालत कैसी थी? उन दिनों में राजहरा की माइंस की हालत और माइंस में काम करने वाले या और इस बस्ती में रहने वालों की हालत काफ़ी दयनीय थी, काफ़ी ख़राब था। मन एक दूसरे को लोग पहचानते भी नहीं थे, क्योंकि सुबह 4 बजे ड्यूटी जाना पड़ता था और वही 6 बजे 7 बजे 8 बजे वापस आना पड़ता था। तो इस तरह का हालत था यहाँ पे, माने ठेकेदारों का और तरह तरह के लोगों का काफ़ी दबाव था। वर्कर कई घंटा तक उन्हें काम करना पड़ता था। माने रोजी रोटी का भी कोई ठिकाना नहीं था और कब मिलेगा, कितना मिलेगा, इस तरह की तमाम माने परिस्थितियाँ रही हैं दिनों में। तो उस बीच आप क्या करते थे उस दिन? उन दिनों में मैं भी यहीं पर बहुत टेम्परेरी काम, मैं भी तो बेरोजगार था, तो मेरी घर की हालत भी ऐसी नहीं थी कि मैं उसको संभाल पाता। तो मैंने भी सोचा चलो कहीं काम करना चाहिए, तो मैं भी राजहरा आ गया था। मैं सन 76 में राजहरा आया था और राजहरा में आके कहीं कहीं घूम घूम के सब काम करता था। लेकिन 77 में 77 में मैं माइंस की तरफ चला गया था। तो माइंस में सब मजदूर लोग जो काम करते थे, उन्हीं के साथ में ट्रक में माल लोडिंग करने का काम भी मैं काम करता था और वही काम करते करते उन्हीं के साथ रहता था। तो जब पूरे मजदूर एक साथ हुए, तो मैं भी उसी एकता में रहा और उसी एकता के माध्यम से साथियों ने मुझे थोड़ा सा मुखिया टाइप में रख दिया था कि हमारा कुछ देख रेख आप किया करें। तो इस ढंग से मैं यही काम करता था। नियोगी जी राजहरा को सिर्फ खदान नहीं, किस तरह का समाज बनाना चाहते थे? नियोगी जी का जो सोच था जी, वो आज आप लोगों को लगता है कि उनका सोच एक बड़ा था और एक बड़े सोच के आधार पे वो सिर्फ राजहरा को नहीं, लेकिन राजहरा के साथ प्रदेश को भी उस रास्ते में जाना चाहिए, ऐसा नियोगी जी सोचते थे। जिससे कि सिर्फ खदान ही नहीं, खदान में काम करने वाला को उनका बच्चा, उनका बस्ती, उनका गांव, उनका आने जाने, सबका उनका साधन, सबके लिए भी साधन होनी चाहिए। सिर्फ मजदूरों की मांग तक के नियोगी जी शामिल नहीं, मतलब सहमत नहीं थे। माने जो बस्ती है, जो क्षेत्र है, जो इलाका है, वो क्षेत्र भी मजदूरों के आंदोलन, मजदूरों के काम, उनके कारण आजू बाजू का लोग भी उनका डेवलप हो,
ये नियोगी जी का सोचना था, सोचना नहीं था। इसीलिए उन्होंने, नियोगी जी ने, जैसे ही ये संगठन बना, मजदूरों का संगठन बना छत्तीसगढ़ माइंस में, इन्होंने 17 विभाग बनाए। हम ऐसे काम करेंगे, नहीं तो पूरा देश का ट्रेड यूनियन जो होता है ना, मजदूर यूनियन होता है, चाहे कर्मचारी, उनको आर्थिक मुद्दे की बात उनको कोई जरूरत नहीं, बस अपनी, वो भी आर्थिक मुद्दे अपने से नहीं, मैंने बाजू वाले का भी कोई समस्या है तो उस पर भी कोई खड़े होने को, जाने को तैयार नहीं। कामरेड नियोगी, ऐसा नहीं कामरेड नियोगी, हम अपने लोगों के लिए भी सोचेंगे, लेकिन हमारे तरह का जितना भी लोग हैं उनके लिए भी सोचना, समझना, कुछ करना हमारा जिम्मेदारी है, हमारा काम है, हमारा संगठन का माने वो रास्ता है। ये सोच करके जो है कामरेड नियोगी ने हमारे संगठन आगे किस किस रूप में काम करेंगे, इसलिए उन्होंने 17 विभाग बनाए, है ना, जिसमें खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, पानी, माने तमाम तरह का, बचत का है, शराब के खिलाफ है, बस्ती में मीटिंग करने का हमको थोड़ा जगह मिले, वहाँ भी मुखिया लोग चुना जाए, इस तरह से सभी तरह का, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा सब कुछ उसमें दिया। तो उनका सोच एक बड़ा था, और बड़ा होने के कारण जो है ना, और हमारी संगठन उस दिशा में काम करते रहा उन दिनों में। क्या अभी भी हम लोग जो है, मैंने सरकार जब उस तरह का गड़बड़ करता है तो उस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। तो पूरे समाज के लिए, कहने का मतलब एक प्रदेश नहीं, पूरे, उनका नारा भी था ना, नया भारत के लिए नया छत्तीसगढ़। कामरेड नियोगी ने नारा दिया था, नया भारत के लिए नया छत्तीसगढ़, है ना। तो नया छत्तीसगढ़ का क्या स्वरूप होगा, कैसे होगा, हो सके जिसके आगे बढ़ेंगे तो और कुछ बाद में जरूरत पड़ेगी तो और जोड़ना पड़े तो जोड़ लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारी जो शुरुआत, हम इस तरह शुरुआत करते हैं करके कामरेड नियोगी ने 17 विभाग के माध्यम से, और जहाँ किसानों के खेत में पानी मिलनी चाहिए, किसानों का अनाज का सही दाम मिलना चाहिए, किसानों के लिए गांव में जाने का रास्ता होनी चाहिए, गांव में स्कूल होना चाहिए, बच्चों का पढ़ने का सुविधा होनी चाहिए, माने स्वास्थ्य का भी अच्छा इंतजाम होना चाहिए, सभी तरह का। नियोगी जी के संघर्ष, उसी को वो कहते हैं ना, अपनी संघर्ष और निर्माण। संघर्ष तो करेंगे, लेकिन संघर्ष के साथ निर्माण करने का भी हमारा जिम्मेदारी है। अब जब खुद करेंगे तो वो हमारे लायक होगा, सिर्फ सरकार के भरोसे रहेंगे तो वो काम चलाने वाला होगा, वो कितना टिकाऊ होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। सरकार अपने मर्जी से करेगी तो सरकार तो आएगा, सरकार का ठेकेदार आएगा, सरकार का कमीशन खोलाएगा, पता नहीं कैसे करेगा। तो इसीलिए नियोगी जी का था, संघर्ष भी होगा, निर्माण तो हमारे द्वारा, हमारे लोगों के बीच होगा, हमारे लोगों के अगुवाई में होगा, तो वो निर्माण काम समाज के लिए काम आएगा, समाज के लोगों के लिए काम आएगा। इसलिए नियोगी जी का नारा था, संघर्ष और संघर्ष के निर्माण। ये नियोगी जी का सोच था, एक ब्राड उनका जो और इसलिए सरकार भी उनको ये सोचती थी कि नहीं इनको ये तो यूनियन है, तो यूनियन का काम है कि उनके आर्थिक मुद्दों तक काम करे, लेकिन ये हमारा ड्यूटी जो है, हम बस्ती तक जाएंगे, गांव तक जाएंगे, जाकर जहाँ पे लोग जनता है वहाँ पे जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, जंगल के भी सोच रहा, पर्यावरण आप देख रहे छोटा, ये वहीं का अनेक बात जंगल बनाए है, पर्यावरण भी ठीक रहे तभी तो स्वास्थ्य में काम आएगा, हर के लिए काम आएगा। तो हर तरह का पानी के स्वास्थ्य सभी तरह का उनका सोचना था, और ऐसा इसीलिए कहा, नया भारत के लिए नया छत्तीसगढ़, शोषण मुक्त छत्तीसगढ़ होनी चाहिए। हमारा छत्तीसगढ़ मिट्टी मोर्चा माइंस डिवीजन कामरेड नियोगी के नारा था, और आज भी हम लोग अपने स्तर पे, हर स्तर पे प्रयास करते हैं कि कोई भी काम जो है वो जनता का काम कम से कम निस्वार्थ बना रहे, निस्वार्थ होता रहे। ये हमारा आज भी प्रयास है, आज भी यही प्रयास है। नियोगी जी ने सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पे किया है, तो राजहरा पे क्या गतिविधियाँ रही है शिक्षा की? शिक्षा को भी हमने शुरुआत में, शिक्षा में स्वास्थ्य शुरुआत जब किया ना, तो यहाँ मैंने खदान के मजदूरों के बच्चों को भी पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, सरकारी स्कूल में भर्ती नहीं लेते थे, सरकारी स्कूल का भी कोई ठिकाना नहीं उन दिनों में, सिर्फ यहाँ पे बीएसपी का था। और वो बीएसपी के स्कूल में जो लोग रेगुलर कर्मचारी उन्हीं के बच्चे पढ़ते थे, बाकी लोगों का पढ़ाने का कोई इंतजाम नहीं था। तब कामरेड नियोगी ने फिर जो है 7 स्कूल हम लोग, जहाँ पे इस राजहरा बस्ती में अलग अलग जगह में सब, जिसमें कि खदान मजदूरों के बच्चे वहाँ पढ़ना शुरू किए, केलाबाड़ी, पुराना बाजार, रामनगर, इधर कच्चे दसई, भंडारी स्कूल, इधर सब मिला करके ये स्कूल खुला। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी काम हुई, ऐसा नहीं। तो उस दबाव में फिर बाद में सरकार आया जी, सरकार को कहीं से लगा कि नहीं काम तो हम कर नहीं रहे, और काम करके
बात बन नहीं रहा। तो सरकार फिर को भागना पड़ा, फिर सरकार को सब स्कूलों का अपने हाथ में लेना पड़ा। हम लोग चाहते थे कि हम लोग चलाएं, लेकिन सरकार का हम चलाएं, तो ठीक है तुम चलाओ, हमारा ये नहीं था। हम तो बोले कि हाँ इसकी कमी है, इसको कमी को पूर्ति करना है। अब कौन आगे आता है तो आओ, नहीं आओगे तो फिर जनता करेगी। और आज जो है जरूरत थी प्रदेश और देश की जनता को इसी रास्ते में आगे बढ़ने की। हम जब तक हम हाथ सिर्फ उन्हीं की तरफ पसारे रहेंगे कि तुमको ही देना है, तुम दो तो कोई मिलेगा नहीं, और वो टिकाऊ भी नहीं होगा। अभी देख रहे सब प्रदेश पर कितना पैसा आ रहा है, लेकिन क्या आम आदमी के लिए टिकाऊ है? कोई चीज, सिस्टम नहीं बच रहा, कोई सिस्टम नहीं है। प्रसाद की तरह लोग पैसा बांटे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई चीज टिकाऊ नहीं है। रोज पेपर में छपता है वहाँ पे वो मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं, तो उसके लिए गाड़ी नहीं, फलाना को ठिकाना नहीं, वहाँ पे नदी में पुल नहीं है, रोज पेपर में छप रहा है चारों तरफ। अब ये माने अब तो पैसा इतना आ रहा है तो कहाँ जा रहा है पैसा? जब सरकार इतना पैसा ला रहा है तो कहाँ जा रहा है? तो ये जो है तरीका था कामरेड नेगी का, कि सही मायने में तब लोगों को भला होगा, लोगों को सुविधा साधन मिलेगा, कि संघर्ष के साथ साथ निर्माण की दिशा में भी गांव के लोग, आज गांव में का काम होता है, पंचायत को पूछता नहीं सरकार, फिर काम ला देता है, काम ठेकेदार जाता है, तब पता चलता है हमारे गांव काम चल रहा है। गांव के पंचायत को पता ही नहीं साले हमारे काम होने वाला है, काम मैंने मांगा है, दे दिया है, हमको बुला है, वो भी पता नहीं। वो ठेकेदार जाता है कागज धर के, तोर गांव के फलाना है, अपने मर्जी से बना रहा है साले। कहाँ माने भवन बना थे दिल्ली राजहरा में, पता चलते लोहा धम तैला कपाट साले दुर्ग ले आते, तब फलाना गाँव पता नहीं। ये हालत है। तो इन तमाम हालतों को नियोगी जी समझते थे। किसी भी काम में, गांव के काम में, जब तक जनता की एक भागीदारी, चाहे देख रेख रूप में हो, निगरानी के रूप में हो, या मजदूर जहाँ जरूरत है उनको लगा के काम नहीं होगा, तो कोई काम टिकाऊ नहीं। शहीद अस्पताल की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा? जी, स्वास्थ्य के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं कि जिस तरह हमारे खदान के अंदर जो काम करते थे, बीएसपी के एक अस्पताल तो था, लेकिन उस बीएसपी के अस्पताल में आम लोगों का कोई इलाज नहीं होता, यहाँ तक कि खदान के मजदूरों का भी नहीं होता था। खदान के मजदूरों को भी इलाज नहीं होता था। नियोगी जी ने जब देखा कि अरे जब इनका इलाज होता है तो इनका भी तो होनी चाहिए, लेकिन जब आवाज़ आई तो थोड़ा माने इलाज के नाम से बुलाते थे, जाते थे, लेकिन दूर से देख के ऐसे देते थे, बस छूते भी नहीं थे। तो इस हालत को देख करके नियोगी जी ने नारा दिया इसको जो है कि नहीं, हाँ ये काम हम क्यों नहीं ले सकते। तब जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने नारा दिया, और नारा दे करके जब एक यहाँ पे हमारी एक बहन, कहने को मतलब कुसुमबाई करके एक महिला थी, खदान में काम करती थी, डिलीवरी के समय उनका डेथ हो गया, तो उससे मजदूरों को नियोगी जी को बताया, तब नियोगी जी ने कहा ये काम हमको करना चाहिए, ये काम हम फिर मजदूरों को समझाया, तो सब मजदूर मिल करके अभी शहीद अस्पताल के रूप में जो है काम भी करते हैं, लोगों को प्रचार प्रसार भी करते हैं, इलाज कितना सहूलियत हो, कितना सस्ता हो, वो कैसे होगा, उस दिशा में तमाम तरह का काम शहीद अस्पताल के माध्यम से मैंने कामरेड नियोगी ने आम आदमी के लिए इस आप ये बताइए, उस दौर में मजदूर आज की तुलना में ज़्यादा संगठित और ज़्यादा निडर क्यों थे आपके दौर में? हाँ, ये तो इतिहास है कि जब लोगों के पास कमी होती है तो आदमी हर तरह से कट्टर भी होता है, समय भी देता है कमी के पास। जब लोगों के पास कुछ आने लगता है तो अपने आप थोड़ा सा उसके अंदर शिथिलता, समय देने में, काम देने में जर में थोड़ा कमज़ोर होता है। तो एक लंबी उन दिनों में, और वो शुरुआती दौर था, तो शुरुआती दौर के कारण जिस तरह मैंने जिन विषम परिस्थितियों को उन्होंने देखा था, तो उनके अंदर माने मैनेजमेंट, सरकार की गलत नीति की लोगों में बड़ी घृणा थी, और उस घृणा के खिलाफ जो है जिस तरह नियोगी जी ने लोगों को तैयार किया, तो इसलिए जो उन दिनों का जो सक्रियता तो बहुत ही ज़्यादा था। हर काम अपने हाथ से अपने द्वारा कर लिए जाने का संकल्प मैंने मजदूरों ने लिया था, मजदूर संगठन के लिए था कामरेड नियोगी अगुवाई में। अब उसकी अगुवाई में ही सब काम थोड़ा होता गया, कुछ फायदे, कुछ कहने का मतलब सहूलियत आता गया, तो धीरे धीरे उनके अंदर भी थोड़ा सा मैंने लेजीपन थोड़ा दिखा है। जी। तो क्या ये सच है कि उस समय मजदूर सिर्फ मजदूरी नहीं करते थे, इज्जत और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था? हाँ, ये सम्मान की लड़ाई तो बड़ी लड़ाई थी जी। तो उसके लिए बिल्कुल जो है हम कमाते हैं, हम और उस समय जो नारा लगता था हम मजदूर कमाते हैं,
चोर साले खाते हैं तो सीधा बता। उस समय जबरदस्त नारा था उन दिनों में तो उसी नारा के आधार पे लोग जो है मन सभी तरह का काम कर, सिर्फ कमाना नहीं और सब तरह का तरफ निगाह डालना। मैंने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा माई सब लाला झंडा के बंधुओं का ये था। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी काफ़ी दूर तक ये आंदोलन जारी रहा। उन दिनों में कहीं ऐसा पता नहीं चलता था कि लोगों ने कोई गड़बड़ कर लिया हो, सरकारी आदमी थे। इस तरह का एक माहौल था, इस तरह का एक माहौल रहा है उन दिनों में। शराब के खिलाफ भी आंदोलन, शराब के खिलाफ आंदोलन है, पानी पीने के लिए भी हुआ है। इस शहर में बिजली का भी बंदोबस्त नहीं था, अस्पताल नहीं था, मरचूरी नहीं था, बहुत कुछ नहीं था इस शहर में। कुछ इस तरह का कुछ चीज था ही नहीं। मैंने यदि इस तरह से जन जीवन के लिए कोई जन सुविधा का आना शुरू हुआ या जन सुविधा आया है तो उन सभी चीज़ों के लिए छत्तीसगढ़ माइंस संगठन लाला झंडा कामरेड नियोगी की अगुवाई में सभी तरह का आंदोलन, वो मरचूरी बना उसके लिए भी हम लोग किया है, पानी के लिए किया है, सड़क के लिए किया है, आवास के लिए किया है, सब यहाँ पे। यहाँ तो बोरिंग करने का अधिकार नहीं था, बोरिंग भी नहीं कर सकते थे। नियोगी जी ने कोई ऐसा दूसरे तकनीक लाए कि नहीं हम बोरिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो माल चेक कर रहे हैं। इस आड़ पे बोरिंग का खुदाई, हाँ इस आड़ का हुआ। बिजली नहीं देने का काम नहीं करने, तो सारी चीज़ जब ये जो है यहाँ पे डेवलपमेंट करने का सीधा इनको अधिक काम नहीं था, तो लोगों ने नियोगी जी ने थोड़ा तरीका लगाया। जहाँ एक साडा का गठन हुआ, बस्ती का डेवलपमेंट कैसे करें, जो मजदूर बस्ती है दिल्ली राजरा, तो वहाँ कुछ ज़रूरत हो कैसे करेंगे। तो उस हमारे इस आंदोलन के दबाव में फिर साडा का गठन, और साडा के माध्यम से कुछ कहीं तो एक आध दो शुरुआत। अब साडा गया तो लगा इस तरह का हुआ। तो राजरा का इस तरह से डेवलपमेंट, तरक्की, विकास या जन सुविधा को लाने में, माने यहाँ तक जनता तक लाने में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ माइंस मिशन और कामरेड नियोगी के संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। सरकार तो बाजू तरफ रहा, सरकार तो ऐसा ही रहा, हाँ उसको लाने में लगा कि ये हम लोग नहीं करेंगे तो कई जगह तो मजबूरी में इनको करना पड़ा। जब वो लोग नहीं करेंगे तो हम लोग कर देंगे। जब बोल रहा, जब स्कूल खोल दिए तो उस समय दुर्ग जिला था, दुर्ग जिला में स्वरूप सिंह पोर्ते का नौकरी जाने वाला था। स्वरूप सिंह पोर्ते उस समय कलेक्टर था, उसका भाई मंत्री था, उसकी नौकरी जाने वाला था। क्यों जाने वाला था कि ये दिल्ली राजरा में हम लोग स्कूल चला रहे हैं, तुम्हारी सरकार प्रशासन तो स्कूल दूसरा लोग चला रहे हैं, उसमें उनका नौकरी जाने। वो भाग के आया, आ करके हम में हुआ, वहाँ झगड़ा करने लगा। नहीं, हाथ झगड़ा भी किया, निवेदन किया परंपरा कि नहीं बहुत उस पर ये स्कूल हम हमारी सरकार चलाई। तो हम बोले ठीक है सर, सरकार चलाना चाहती है। तो नियोगी जी के समय में प्रशासन और प्रबंधन मजदूरों की बात सुनने को मजबूर थे जी। आज ऐसा क्यों नहीं है? आज वो एकता जो है नहीं है, वो एक उस तरह का जो एकता उन दिनों में बताया था। जिस कमियों में जिन कमियों के समय नियोगी जी संगठन को काफ़ी लोग तैयार हुए, और उन दिनों में आज में काफ़ी थोड़ा फर्क आ गया है। और लोगों को कहानी जब थोड़ी सुविधा साधन थोड़ा आने लगता है तो वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं, पीले करते लगते हैं। वो जो माने आज भी जो है उस आंदोलन का उस तरीके का दबाव आज भी, उस तरीके का दबाव आज भी सरकार पर है। यदि सरकार, अभी हमने कई चीज़ करते रहते ना, शराब जब हमने यहाँ पे राजरा फिर से शराब भट्टी आ रहा था, हमने उसका विरोध किया है। सरकार वो लोगों ने ठेकेदार साला कोर्ट गया है, कोर्ट से उनको स्टे दे दिया, पर हम ऐसा नहीं कि रास्ते से छोड़ें। शराबबंदी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो उस दौर में ठेका प्रथा को कैसे आप लोगों ने चुनौती दी? हाँ, ठेका प्रथा तो था, लेकिन ठेका में पहले ठेका में क्या होता था कि लोग ठेका के माध्यम से उस समय काम होता था, माने 24 घंटे 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी। तो जब हमारा संगठन बना, ये संगठन बना नियोगी जी के अगुवाई में, तो उसमें टाइम को फिक्स किया गया कि 12 घंटे नहीं 8 घंटे की 8 घंटे का ड्यूटी भी होगा। और जब एक मजदूर इतना दिन से माने यहाँ काम कर रहा है, वो हो गया है, तो ये खदान में मजदूर 58 साल तक, तो उन बड़ी लंबी लड़ाई हुई। इसमें तय हुआ कि कोई भी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी, कर्मचारी वही रहेगा। ठेकेदार बदलता रहे, कोई आए कोई हमें मतलब नहीं, लेकिन
तो वर्कर वही रहेंगे, कर्मचारी वही रहेगा। और जो है उन्होंने सिस्टम मैनेजमेंट के साथ ठेकेदार के सामने मिस्टर ये हमारा काम करने का तरीका, और इस तरीका को उस तरीका का एग्रीमेंट हुआ, उस तरीके के आधार पे उनको काम करना है। तो इसलिए जो है ना अलग माने तमाम जो चीज़ जो है उनका हर चीज़ मिलने का उसका एग्रीमेंट वगैरह हुआ। इसलिए जो है ना यहाँ पे एक तरह से अपन कहते हैं ना कि नाम ठेकेदारी का था लेकिन सिस्टम रेगुलर कर्मचारी के बराबर। लेकिन आज देखते हैं ठेका प्रथा पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। नहीं, मजबूत तो नहीं, खराब है। मजबूत तो नहीं है, खराब है। माने अब ये तो प्रशासन सरकार कर रही, सरकार उसी तरह का पूरी नीति ले आए। ये सरकारें तो उसी तरह का नीति ले आई ना, निजीकरण का, और रोज ठेकेदार बुलाओ, रोज करो, रोज चेकर करो। उसके खिलाफ आज भी हम लोग लड़ रहे हैं, अभी भी हम लोग उसमें परेशान हैं। यहाँ बन नहीं पा रहा है, कई तो यूनियन बन गए। उन दिनों में हम लोग से एक आध यूनियन था तो ताकत रही। अब लोग जो इधर से उधर स्वार्थ में इधर भागते हैं उधर भागते, इसके कारण से गड़बड़ हो रहा है। राजहरा का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है अभी जो राजहरा का, जबकि उत्पादन आज जरूरत है, ज़्यादा जरूरत है, माल ज़्यादा जरूरत है तो लोग लगनी चाहिए, लेकिन उधर नहीं है। मशीन को इधर टिका दे रहे हैं, मशीनीकरण ज़बरदस्त हो गया यहाँ। और उसके खिलाफ जो है उसके खिलाफ कैसे बात बनेगी उस दिशा में भी हम लोग जरा सा सोचते रहते हैं, चिंता करते हैं कैसे होगी, कब होगा। इसकी ज़रूरत भी है, बेरोजगारी भी चारों तरफ बढ़ रहा है, महंगाई तो अपने आप में बढ़ ही रहा है, खर्चा पानी भी लोगों को बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो मैंने वो लाइन बन नहीं पा रहा। तो आज के जो सिस्टम है उससे मजदूर डरा हुआ है। हाँ, मैंने ये सरकार के सिस्टम से डरा हुआ है। यहाँ तो कहीं कुछ बात करोगे साले किसी के खिलाफ तब कोई पता नहीं किस तरह का रिपोर्ट करा देंगे। मतलब इन सरकारों का इस तरह का हालत है। और मैंने ठेकेदार भी, हमको लगता है कि ठेकेदार भी आजू बाजू थोड़ा सा आस पास हो, कि कहाँ से यूपी से आएगा, बिहार से आएगा, ठेकेदार है कि नहीं कोई समझ में नहीं आता है। कुछ भी ले आ रहे हैं। हाँ, इसलिए जो है पूरा सिस्टम जो है ना आज ठेकेदारी का पूरा ठेकेदारी है। तो सब मैंने अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन साले बदमाश किस्म के लोग ला के घुसा दे रहे, बदमाश किस्म के लोगों को। बेरोजगारी मन इतना ज़्यादा है, बेरोजगारी के कारण काम करने वाले भी उन्हीं की तरफ खड़े हो जाते हैं। तो ये दिक्कत आ रही, काम करने वाले में यूनिटी बन जाए। आज भी काम करने वाले एक यूनिटी बना ले, एक ताकत बना ले तो कल ठीक, कल वो दिशा है, वो तकनीक है, वो तरीका है, हमने देखा है, हमने किया है, सब चीज़ को किया है। आज भी यहाँ यूनिटी उस तरह की एकता बनाने, उस तरह का एकता बन जाए, साला 2 महीने में सबको राइट कर दिया जाए। हाँ ठाकुर साहब, आपने राजहरा को बनते भी देखा है और टूटते भी। जी। आज आप इसे किस हाल में देखते हैं? नहीं, क्या हम तो उसी जो उन दिनों में देखा और भी उससे अच्छे बनने की दिशा में देखते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा आज भी सोच रहे हैं, आज भी चिंता कर रहे हैं, आज भी चारों तरफ जाने का आने का ये गड़बड़ी है, उसके कैसे ठीक करने की दिशा में हम सब कई तरह के लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं, वो डरा हुआ है। मने लगता है कि हम इधर सुधर जाएंगे तो हमारा काम चला जाएगा, हमको हटा दिया जाएगा, हमको निकाल दिया जाएगा। और इनको प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दल का लोग हैं, वो लोग अपने चक्कर में फंसे हुए, माने नीतियों को ठीक तो कर नहीं पा रहे, सुधार तो पा नहीं पा रहे, लेकिन वो उन्हीं के तरफ खड़े हो जा रहे हैं। जाके ठेकेदार की तरफ, जो ठेकेदार की तरफ करो, या 2-4 आदमी अपने भर्ती कर लिए, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है पूरी व्यवस्था से। तो ये कहीं से उस तरह का मदद नहीं मिल पा रहा है, लोग चारों तरफ परेशान हैं। और इस तरह की हालत को हमने देखा है, हमने उसमें रहा है, और इसीलिए आज भी माने हम जो डटे हुए हैं कि वो दिन कैसे फिर से लाया जाए, कैसे होगा। इस दिशा में हम सोचते रहते हैं, लेकिन जब तक इसके लिए आम आदमी या कल तक कमाने वाला था, लेकिन कमाने वाले का परिवार सब लोग एक बार सोचना शुरू करें तो वो दिन फिर आ सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, वो दिन लाया जा सकता है, बस ज़रूरत उस एकता की है, भाईचारा की है। तो आज के राजहरा में सबसे बड़ा धोखा किसने दिया? सरकार ने, कंपनी ने, या राजनीति ने? क्या ये कहना गलत होगा कि नियोगी की सोच से राजहरा दूर चला गया है? नहीं, नियोगी की सोच से राजहरा दूर तो नहीं गया है। मैंने राजहरा में जो लोग इनको समझते हैं वो लोग अभी भी प्रयास में है, लेकिन जो इसके पीछे जो जिन लोगों का स्वार्थ है,
स्वार्थ की राजनीति हावी हो गई। स्वार्थ, चाहे बोला राजनीतिक दल बोलो, ट्रेड यूनियन बोलो, बहुत जगह स्वार्थ की राजनीति हावी है और उससे उनका लाभ हो रहा है। उसके लिए कर्मचारियों का नुकसान, मजदूरों का नुकसान है, बस्ती का नुकसान है, बाजार का भी नुकसान है। बाजार में भी पैसे नहीं जा रहे, मैंने कुछ खास लोगों के पास जा रहे, लेकिन उनसे मतलब सबका नुकसान हो रहा है। इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ करना चाहिए, सबका बहुत बड़ा नुकसान। और इस ये एक जगह नुकसान, एक बड़ा जगह में नुकसान जब होता है तो वो इलाका को भी नुकसान पहुंचाता है, उससे कोई सिस्टम आ नहीं पाता है। आज देखो ना चारों तरफ क्या क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, ऐसा हो गया। ये ऐसा चीज़ नहीं हो रहा है, ऐसा खोजोगे तो साला तुम आपको कौन। तो इस ढंग का बहुत हालत ख़राब है और उससे उसको कैसे फिर से वापस हो, माने कैसे वो दिन बने, ऐसा हम लोग सोचते रहते हैं। और सोचते जो हम लोग कई मीटिंग में, बातचीत में, कार्यक्रम में, हमने कहीं कोई कार्यक्रम का पीछे नहीं छोड़ा। तो हमारा हक में, हमारे हिस्से में, हमारे लोगों हिस्से में, गांव के मजदूर का, किसान का, जंगल का, माने शराब के खिलाफ तो हम तो डटे हुए हैं। लेकिन अब ज़रूरत है कि लोग थोड़ा सा आगे आए, लोग थोड़ा हिम्मत करें, हिम्मत नहीं कर पा रहा। फिर भी लोग ये पूछते हैं कि अगर योगी जी का रास्ता सही था तो आज मजदूर फिर कमज़ोर क्यों है? आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, जो मजदूर उन दिनों में थे उनका तो रिटायरमेंट, आज की जो शिक्षा है और आज की युवा पीढ़ी उस बात को समझ नहीं पा रही। मैंने वो तो अपने दिनों तक पूरे अच्छे काम किए, 58, 60, 70 साल तक ड्यूटी किए, काम किए, अपने घर परिवार सब पूर्ण होने बनाया। अब जो रिटायरमेंट के बाद की हालत आज की होगी ना, उस भर्ती के खिलाफ, उस भर्ती, नई भर्ती होनी चाहिए, नए नियुक्ति के लिए कौन लड़ रहा है? कहाँ पे लड़ रहा है? कोई लड़ाई नहीं है। तो कोई लड़ाई नहीं है। और एक तरफ जो सोचेंगे कि नहीं उसके रास्ते से बने लोग, जो जब स्वार्थ के रास्ते पर चले जाएगा, आम आदमी की ही छोड़ देंगे तो नुकसान तो होगा, उन्हीं को नुकसान होगा। ये बात तो आपने पहले ही बता दी है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा आज भी उतना ही लड़ाकू और वैचारिक है? अब ये तो मैं कहीं नहीं कहूँगा, मैं यही इतना ही कह सकता हूँ, लेकिन कहीं पर हम पीछे नहीं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा माइंड कभी भी जो है यूसी जी के खिलाफ मैं ही गया था रायपुर, अभी और हो, हम तो लोगों को कहते रहते हैं इस तरह का आ रहा है, ये गलत आ रहा है, ये शराब गड़बड़ आ रहा है। आज ही पेपर में छपा है, मैं अभी कल देशबंधु में आया है कि कई जगह जो है नई शराब की दुकान खुलेगी, टोंडी लोहारा में, संबलपुर में, वो सिवनी में, फलाना में। हम अभी तो अब मैं तो इशारा कर सकता हूँ ना, मैं कुश्ती तो नहीं लड़ सकता, मेरा ड्यूटी तो नहीं, मैं जनता को आगाह कर सकता हूँ कि देखिए खराब चीज़ आ रहा है, आइए आप इसके लिए हम लोग मिल के लड़ते हैं। हम लोगों ने किसानों के लिए लड़ा, अभी 2 दिन आप देख रहे लगातार किसानों के साथ शुरू से हैं लोग। अब किसानों के लिए हमने बहुत कुछ, माने जो मोटा मोटी हुआ है उसमें बड़ी हिस्सा मोर्चा का है। माने प्रदेश में जो हुआ है, प्रदेश में जो किसानों के पक्ष में आया है 2500 से 3000 जाने में, उसमें बड़ा हिस्सा मोर्चा वाला किसान संघ के रूप में, बालोद जिला का किसान संघ को लेकर लड़ने में उनको ताकत मिली, वो लोग हिम्मत की, उनको बल मिला कि नहीं ये यदि लोग हैं तो जरूर जीतेंगे। ठाकुर साहब, यहाँ पे जो गोलीकांड जो हुआ था जी, उस संदर्भ में हमारे दर्शकों को थोड़ा से बताइए, क्या इतिहास था उसका? देखिए, जब आदमी जो है गोलीकांड का ये है तर्कों से और प्रयास से, जब आदमी लगातार उस प्रयास में लगा हुआ है और जब उसकी बात नहीं सुनी जाएगी और सुनने को बिल्कुल जब तैयार नहीं होगा और मजदूरों को लगा या कोई आंदोलन करने वाले लोग नहीं, हम ये हमारा हिस्सा है, ये हमारे अधिकार का चीज़ है, हमने ये इतना काम कर लिया है, ये हमें मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम डटेंगे। और डटेंगे तो उनका ये था कि गोली चलाने वालों का ये था कि एक बार गोली चला देंगे तो संगठन खत्म हो जाएगा, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गोली चलाने वालों ने भी, चाहे वो ठेकेदार हो, बीएसपी का मैनेजमेंट हो, पुलिस प्रशासन हो, राजनीतिक दल चाहे बीजेपी कांग्रेस हो, जिन लोगों ने चलवाया किया है उनका ये था कि ये गोली चलाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसा सोच करके उन्होंने गोली चलवाया, ऐसा करके गोली चलाए। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक नहीं 3 बार चलने के बाद में लाल हरा झंडा
इसका मतलब वो विचार है, वो सोच पक्का है, उस पे लोग अभी भी डटे। उनकी संख्या हो सकती कम, संख्या तो कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन विचार से पक्के। तो ये किस सन की बात है और कितने लोग इसमें शहीद हुए? ये तो 1977 में दल्ली राजहरा में, 1984 में राजनांदगांव में, वहाँ 4 लोग शहीद हुए। भिलाई में 1992 में हुआ, वहाँ 17 लोग शहीद हुए। तो उन्होंने तो गोली इसलिए यहाँ चलाई थी कि एक बार मैंने ये विचार ही खत्म हो जाए, नियोगी जी का लाइन खत्म, मैंने ये इसलिए उन्होंने गोली चलाई थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ठीक है कम लोग दिख रहे हैं, लेकिन नियोगी जी के विचार अभी नाम लिखा है कितने बड़े बड़े राजीव गांधी के लेके कई लोगों का, लेकिन नियोगी का मरना देश के लिए बड़ा नुकसान है। इसमें लिखा है बहुत लोगों का नाम, बहुत लोग शहीद हुए, मरे, पावरफुल लोग, लेकिन उसमें नियोगी का जाना देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान, ये उन्होंने लिखा है। अभी 15-20 दिन पहले आया था ठीक है जी। इसको रखिए, इसको रखिए, ये काम का है। अभी इसी के लिए देश भर में लड़ाई हो रही है, ये वैश्वीकरण, निजीकरण, मशीन। अब जो मर रहे हैं ना, अभी हालत देश में बिगड़ी सिर्फ इसका, उसको इशारा किए है। यदि ये नियोगी होता तो नहीं, ये मान रहा है। 91 के बाद में ही ये मशीनीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तमाम नियोगी के मर्डर के बाद में नियोगी जब तक जिंदा था तो लोग हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये यहाँ का प्लांट बन के भी खड़ा था, चुपचाप बना बुनाया खड़ा था ना भाई, चल नहीं रहा था। उनका जो बड़ा मशीन होता है प्लांट से नहीं होता, प्लांट का जो बड़ा हिस्सा होता है जो मजदूरों के काम को छीनता है, वो मशीन बनता है, जिसको जौ क्रेशर और क्रूज क्रेशर बोलते हैं। बड़ा चीज वो दिख रहा है, प्लांट चल रहा है, वो एक अलग बात है, वो तो सफाई का काम करता था माल को जो। लेकिन बड़ा जो काम थे, मजदूरों को काम को जो बचाया था, वो खून के साथ जौ क्रेशर, वो मशीन बंद। वो 91 के बाद सब शुरू हुआ, और पूरा देश में 91 के 92 के बाद, 91-92 के बाद में ये ऑटो मशीन या निजीकरण, वैश्वीकरण, अब तब उसमें जोर लगा रहे हैं। नियोगी जी के रहते हिम्मत नहीं हो रहा, उनको समझ आ गया, पूरे देश को इन्होंने कह दिया है और लोग कहीं समझ रहे। ये तो देश का दुर्भाग्य कहिए, लोगों ने समझा नहीं। इसीलिए तो आज हम बहुत कम भी बोलते हैं, लेकिन तब हम जो खड़े हो जाते हैं ना, तो सबका हक्का बक्का बंद हो जाता है। ये उन दिनों में नियोगी जी ने आवाज दिया था, जिस दिन देश के लोग समझ जाते हैं तो सारे हालत नहीं, ये देश का रूप दूसरा। अगर आज नियोगी जी जीवित होते तो आज राजहरा किस हालात पे होते, आप क्या कहते हैं? माने राजहरा का महत्व हर हालत में जो है बढ़ जाता, वो राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि ये सिर्फ उनके अगुवाई में लोग ऐसा मानते हैं ना कि राजहरा आयरन और पत्थर का खदान, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं था। नियोगी जी ने बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ पे शिक्षा को, यहाँ पे स्वास्थ्य को, यहाँ पे खेल कूद को, तमाम तरह की चीज़ों का आपने देखा, माने बहुत सारी चीज़ों का खदान। यहाँ पानी का जितना रिसोर्सेज है, हम लोग कितना उस पर वो किए कि पानी का रिसोर्सेज यहाँ कम नहीं है, इसको ठीक करके सिर्फ राजहरा नहीं, आजू बाजू के इलाका को दे सकते हैं। और इसको एक टारगेट करके हमने गांव के लोगों के बीच भी काम किए कि वहाँ कैसा करना है पानी को, वहाँ पानी को कैसे करके बचाना है, कैसे करके ले जाना है, कैसे छोटे छोटे बांध बननी चाहिए है, उस छोटे बांध से गांव का लोगों का सिंचाई हो, विस्थापन नहीं होनी चाहिए, गांव का खेती खार नहीं डूबना चाहिए है। तो इस तरह का नियोगी जी होते तो प्रदेश की वो और देश का हालत दूसरी। हाँ, मैंने यहाँ से जो मैंने जो देश का जो कच्चा माल है जो सीधा चला जा रहा है, वो नहीं है, वो नियोगी जी के साथ जाएगा, लेकिन प्रोसेस के बाद जानी चाहिए। प्रोसेस के जाने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ हो, जिससे कि हमारे देश के लोगों को वही काम करने का मौका मिले। अब कच्चा माल सीधा उठा कर गोवा ले जा रहा है, तो यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है? माने ऐसे ही जापान चला जा रहा है, दूसरे देश चला जा रहा है। माने भिलाई में भी लड़ाई यही थी, भिलाई में जो आंदोलन था उसका भी यही था कि भी यहाँ कच्चा जो उत्पादन होता है उसको यहाँ तक होने पूरा प्रोसेस हो जाए, कुछ चीज़ बनने के लिए जाए, बाकी काम यहाँ हो। वो प्लांट, वो कारखाना, वो अस्पताल, अभी जैसे आपने कहा ना कि वो
कोविड आया था, तो कोविड से देश को पता चला कि यहाँ का मैंने स्वास्थ्य विभाग खराब है, यहाँ के बच्चे दूसरे देश पढ़ते हैं। योगी जी के वो दूसरे देश क्यों जाएंगे? हमारा देश में स्कूल क्यों नहीं होगा भाई? वो मेडिकल का हो चाहे जो भी हो, वो यहाँ होने चाहिए, दूसरे देश में क्यों जाए? तो उनका जो सोचना जो है इस तरह सा, और निश्चित रूप में वो सिर्फ देश भर में उनका जो समझना था, आज जो जैसे अब ये समझे सब ये हालत, तो योगी जी को होने से ये निश्चित रूप में इस प्रदेश और देश की हालत, माने आम आदमी को लेके चलने की जो बात है, उनको पहले देखना है। आम आदमी को जो गांव का खेती है, किसानी है, लोग हैं, नौजवान पढ़े लिखे, उनको कहाँ करना है? आज कहीं कंट्रोल है क्या सरकार? कोई बताने की कहाँ पे कंट्रोल है? रोज एक्सीडेंट, रोज मर जाना, फांसी लगा देना, डूब जाना, जहर खाना, माने क्या नहीं हो रहा है भाई? क्या नहीं हो रहा है? कहीं लगता है कि कंट्रोल, लगता आपको है सरकार कोई कंट्रोल कर पा रहा है? अरे पैसे देना कोई कंट्रोल है क्या? ये तो पैसे देना तो कमीशन हो रहा है, कमीशन से लोग आ रहे हैं, कमीशन से पैसा लोग ला रहे हैं और साला आधा पैसा ले जा रहे हैं। कोई भी जगह निर्माण काम हो रहा है, बड़े बड़े जो बता रहे हैं ये करेंगे, वो सब चारों तरफ भी हो रहा है। काम लोगों को तो मिल ही रहा है, काम गाँव के लोग। अभी आपने जो देखा है, सरकार ने कहा है वो रोजगार गारंटी का 125 दिन कर देगा। यदि गांव का आदमी, आप समझेंगे, जो 100 दिन था रोजगार गारंटी, 100 दिन, तो वो दिन 100 दिन में पूरा काम उनको नहीं मिलता, 100 दिन भी नहीं मिला है। सब गांव में कहीं 60 दिन, 50 दिन, 40 दिन काम किया तो पैसा नहीं मिला। अब 125 दिन करेंगे, कैसे करेंगे पता नहीं याद है। और जो 100 दिन था तो गाँव में खेती में जाने के लिए मजदूर नहीं मिलता खेती के समय, माने एक तरह से बड़ी षड्यंत्र है। 125 दिन करना माने खेती को बंजर बनाने की नियत है। और उसको ये समझौता आज जो हुआ है, भारत अमेरिका का डील, और वो कह रहे हैं कि भारत माने अमेरिका का अनाज यहाँ आएगा, ये बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है। यहाँ की खेती कमज़ोर हो जाएगी, बंजर हो जाएगा, वो मशीन का युग आएगा, यहाँ के लोग कर नहीं पाएंगे। मजबूरी में खेती को किसी कारपोरेट को, बड़ा बड़ा व्यापारी को लोग माने दे देंगे वहाँ मजबूरी, वो खुद चाहते हैं। तो बड़ा साजिश है, छोटा मोटा नहीं है। 125 दिन लोगों को लगता है, घूम के आने वाले के लिए लग सकता है कि 125 दिन बढ़िया हो, लेकिन ये देखना खेती क्या हाल है। अभी 100 दिन में आदमी मिलता नहीं, खेती बढ़िया पड़ जाता है आदमी को। 125 दिन दिक्कत। खेती के समय हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है ना भाई, और इसलिए खेती के समय तो कोई सरकारी उस तरह का काम को लाना नहीं, जिधर आदमी वहाँ खड़ा रहता है वो खेती में खेती तरफ देखे। बल्कि जो प्रदेश का कर्मचारी है, जानकार लोग हैं, वो भी अपने खेत में जाके खड़ा होकर देखे कि मेरा खेत कैसा है, कब कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। वहाँ जो चाहे वो कलेक्टर हो, कोई भी हो, थोड़ी देर चला जाए, देखे तो देखिए उसकी खेती की क्या तरक्की हो। खेती यही, इसी को तो कृषि प्रधान देश कहा गया है। और कहते भी हैं भारत गांव का देश। अब ये कहा था भारत गांव का देश है, साले गांव उजाड़े के काम में लगे है सरकार चारों तरफ, अलग अलग तरीके से, यहाँ कर देंगे वहाँ कर देंगे, रोज उजाड़े जा रहे हैं। तो ये तो बहुत खराब बात है। योगी जी इन चीज़ों को तो आज के युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज के युवा से क्या कहना चाहेंगे? अब युवा को संगठित होनी चाहिए, है ना। यदि प्रदेश का युवा संगठित हो, अपने भविष्य को थोड़ा समझे कि हमारा आने वाला भविष्य कैसे होगा, इस पर थोड़ी चिंता करे, वो लोग सोचने लगे, तो रास्ता तो कोई नहीं निकल आएगा। लोग जब कहीं इकट्ठे होते हैं ना, तो रास्ता निकल आता है उनके लिए। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो संगठित ही नहीं हो रहे हैं। युवा वर्ग विशेष रूप से नहीं हो रहा है। अब किसान बना लो, चलो संगठित है, लेकिन युवा का कहीं हो रहा ही नहीं। वो युवा साले नाचने गाने में संगठित है, कैसे अब गाड़ी देते कभी थे वो बोले डीजे आया है तो सारे नाचने में कूद रहे हैं, और कुछ हो रहा है तो वहाँ मारपीट हो रहा है। बजाने नहीं दिया तो मारपीट हो गया, चाकू मार दिया। ये तो घटना युवाओं है, हर जगह ये मारपीट हो रहा है। वहाँ बाजा बजा नहीं तो बिजली चला नहीं तो फलाने, रोज साले झगड़ा मारपीट। पेपर देखो, यही न्यूज में बड़े बड़े ये रोज चाकू मार दिए, वो साले टीवी में देश भर के टीवी में आना, ये भी गलत है। अरे छोटे मोटे तो कितना गलत है, बहुत गलत है। तो ये कहीं कंट्रोल नहीं भाई। मैं तो कहता हूँ आज भी हमारा देश का पढ़ा लिखा युवा लोग संगठित हों और थोड़ी चिंता करने शुरू करें कि क्या उसमें हमारे क्या है। तो
आप युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? अब युवाओं आपके को पास जो मैं तो बोलता क्या हूँ कि क्या मतलब वो है युवाओं रोड मैप है? युवाओं को लोग अब जुड़े तो उनसे कुछ कहें, जुड़े तो कुछ कहें। प्रोग्राम तो है, काम तो बहुत है, कहीं ऐसा नहीं कि नहीं। गांव में मैंने क्या है कि प्रदेश का जितना भी डिपार्टमेंट है वहाँ का कर्मचारी के नहीं है, वहाँ का काम भी क्वालिटी ठीक नहीं है, वहाँ समय पे कोई चीज़ मिलता ही नहीं। कोई काम नहीं, चाहे स्कूल में जाओ, अस्पताल में जाओ, तहसील ऑफिस में जा ले, अस्पताल में, चारों तरफ इसकी कमियाँ हैं। तो इनको जब लगती है संगठित होकर करें तो इनके साथ थोड़ा प्रोग्राम होगा और आप उनको जिस हालत में भेजा जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, उस हालत को ठीक करने की दिशा में भेजा जाएगा। तो सिर्फ नौकरी करने के लिए थोड़ी भेजा जाएगा, नौकरी तो होगी लेकिन नौकरी के साथ आपकी अलग जिम्मेदारी होगी कि आपको इसको पूरा संभालना है, तो उस जिम्मेदारी के साथ उनको रखा जाएगा। अब अभी सरकार नौकरी में लगाता है तो 25 लाख देवे, 5 लाख देवे, 3 लाख देवे, 7 लाख देवे, तब उससे क्या जवाबदारी होगा? वो तो वसूली में रही हुआ है, तो वसूली में रहेगा ना भाई, 7 लाख देगा, 12 लाख देगा, तो वसूल कैसे करूं मैं? दुनिया वाले मरे तो बात, मुझे क्या करना है? और यदि संगठित होकर ऐसा कुछ करेंगे तो उनके सामने ये प्रोग्राम होगा कि हम ऐसे समय जा रहे हैं तो हम जाएंगे तो हम इस जिम्मेदारी के साथ क्या क्या कमियां हैं उसके कारण की बात आ रही है। तो साहब क्या आपको लगता है कि राजरा में या फिर पूरे प्रदेश में कहा जाए जी कोई नया नियोगी पैदा हो सकता है या हालत बदल चुकी है? ऐसा है कि देखिए, नियोगी जी तो नहीं है, नियोगी जी की विचार है और विचार में जो आए करें काम, उसका सबका स्वागत है, सबका स्वागत। हम तो चाहते हैं कि लोग यहाँ काम करें, इसीलिए तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने तक सीमित नहीं रखते। हम तो लोगों को कहते हैं, बताते हैं, काव भाई उनका रास्ता है, उनका तो है, तरीका है, खड़ा होना आपका काम है। तो लोग जो है तो आजकल सिर्फ सहूलियत के चक्कर में सब अपने अपनी जगह खड़े। उस सहूलियत के लिए थोड़ा हमारा क्या जिम्मेदारी है, इतना कोई समझ ले, इतनी समझ ले कि उस सहूलियत को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यार, चलो देखा जाएगा। तो ये थोड़ी होनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी, नहीं तभी तो बात बनेगी। ठाकुर साहब अब आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1-2 सवाल और आपसे करेंगे फिर विदा लेंगे। आपने शहीद शंकर गुहा नियोगी जी के साथ खड़े होकर मजदूरों को लड़ते देखे हैं। आज जब वही राजरा है, फिर संघर्ष की हालात में हाँ। तो आप सबसे ज़्यादा अफसोस किस बात का होता है आज? लोगों में क्या है कि लोगों में एक रूपता नहीं है जी, एक रूपता का बात नहीं है। और जहाँ पे उस तरह का कोई अच्छा काम हो रहा है या लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उसको मदद करने में भी जो लोग जो पीछे हटे। उन दिनों में जिस तरह हम मजदूर लड़ता था तो हमारा इलाका का किसान लोग भी खड़ा हो जाता वहाँ से लोग, आज उस तरह से नहीं। यूसी के बात आ रहा है, ये प्रदेश के आदिवासी उसमें उन सब लोगों का वो बात हो रहा है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तो ये जो किसान हैं या जो आम जो जनता है वो आजकल राजनीतिक पार्टी हो या यूनियनों के साथ हो, वो खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या कमी है? उस मने में मुझे लगता है कि वो सुविधा भोगी जो मामला है, हम स्वयं कुछ करके कुछ करें इस लाइन में सब सोचते हैं, कोई चीज़ मिले लेकिन अपने आप मिल जाए, इस तरह के लोगों को ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों पर अपने आप मिल जाए, ज़्यादा कुछ करने का ना लगे। लोग थोड़ा भी सोच, मैं बोलो थोड़ा भी करने के बाद सोचे तो कल रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा। कहीं कहीं पे लोग अपना कर रहे हैं, खड़े होके कुछ कर रहे हैं अपने गांव में, अपने इलाका में है। बहुत जगह गांव के लोग खड़ा होकर के चलो हमारे गांव में दारू बंद करना है, जुआ जटी नहीं होगा, मोबाइल बंद करना, साले दिन भर लेकर मन पढ़े नहीं है। तो इतना ये तो होनी चाहिए ना, है ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। और आज की सरकार भी नहीं चाहती, आज की सरकार भी नहीं चाहती कि लोग एक हो जाए। बड़ा मन था उनका है पूंजीवाद का जो बोलते हैं ना, और जो उस तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ सत्ता के बल पे, पावर के बल पे, माने ज़्यादा लोग कैसा है सिर्फ पावर और सत्ता के बल पे जो राज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आम आदमी इकट्ठे ही मत हो। इसलिए तो उनको तरह तरह का नया नया स्कीम ले आया है, ये पूजा हो रहा है, वो पूजा हो रहा है, वहाँ ऐसा करना है, वहाँ भगवान का, यहाँ भगवान, सारी तरफ से भगवान के सिवाय कुछ नहीं करना, जैसे कर देंगे भगवान।
अब मजबूर हो कि जो लड़ने वाला लोग बोलेगा चल भगवान ते ही करके के एक आदमी मिटका लागी सब ले वही ते ही करके के है। साहब, दो आखिरी प्रश्न हम करना जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, हम देख रहे हैं कि आजकल चुनाव से दूर होते जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा चुनाव से दूर नहीं है। हमने सिर्फ एक ही बार चुनाव नहीं लड़ा था, और ये बात जो है सिर्फ एक जगह में नहीं थे, देश के बहुत जगह में कभी कभी बोलते हैं ना किसी बहुत गलत चीज़ को रोकना है, तो उसके लिए सभी लोग बोले वो भी आ रहा है वो भी है, तो कभी कभी सोचना पड़ता नहीं है कुछ लोग रुक जाएं और किसी एक को मदद करें ताकि वो ज़्यादा गलत, हम जानते हैं कि एक आदमी को रोकने से नहीं रुकेगा, लेकिन कहीं कि सोचना पड़ जाता है कि हम उसके लिए हमेशा के लिए रुक गए, ऐसा नहीं। और यदि एक जगह उस समय नहीं लड़े हैं तो आज हम जिनके साथ रहते थे, जिनके लिए करते थे, हम उसके लिए काम करना बंद नहीं किए, हम उनसे आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, हम उनसे आगे बढ़ के कर रहे हैं। मजदूर का, किसान का, गाँव का, बस्ती का, जहाँ पे झंझट हो रहा है हम ही आगे खड़े हैं। चुनाव में नहीं गए इसका मतलब हमने काम करना बंद किया है, कैसा कोई बोल सकता है? हमने ठीक है, हमने उस दिन चुनाव नहीं लड़ा, और चुनाव नहीं लड़ा तो हम लोगों ने उस तरह के काम करना बंद नहीं किए, बल्कि हम उससे ज़्यादा ताकतवर होकर हम काम करते हैं। लोगों को संगठित करना है कि अन्याय के खिलाफ, ये भी एक तरीका है कि किसी बहुत बड़े गलत को रोकने के लिए चुनाव में उसको रोक पाते हैं, ये भी उसका एक तरीका था। लोगों ने कहा कि नहीं, थोड़ा देश में ऐसी हालत दिखती तो कभी कभी ये भी करना पड़ता है, मैंने ज़्यादा बदमाश को रोकने के लिए लोगों ने ऐसा समझा था, इसलिए हमने वो उस समय थोड़ा ऐसा स्टैंड लिया। किसी की सुन नहीं रहा था, आज भी नहीं सुन रहा, हमारे नहीं करने से ऐसा हो कि वो नहीं सुन रहा, तो ये हर वक्त ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत सारे चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, आर्थिक पार्टी बहुत सारी स्थिति आती है। साहब, तो प्रदेश की जनता या राजहरा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, राजहरा की जनता से, और आज के जो विशेषकर जो इस बेरोजगारी महंगाई के समय है, लोग यदि फिर से अपने आप को संगठित करें तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, माइनसलिंग संघ, लाल हरा झंडा, कामरेड न्यूज़ की जहाँ पर भी उनके साथ जुड़े हुए सब लोग, सब उनको सरकार की जो गलत व्यवस्था है, गलत जो तौर तरीका, लोगों को अलग करके, लोगों को हटा के, लोगों को डरा कर उनसे उनका हक छीनना, उनके हक छीनना और नया नया बिना सोचे समझे कोई नीति लाना, मैंने यदि प्रदेश के या गांव के बच्चों के हित में नहीं है तो गलत नहीं। कोई काम करना है तो उनको ले करके उनके लायक सिस्टम लाओ आप, जिसमें वो काम कर सके। आपने ऐसा चीज़ें ले आए जो काम हमारे लायक नहीं है और हम कर भी नहीं सकते, खेती खार बेच के हम बड़ा मशीन नहीं ला सकते, आपने ऐसा तकनीक बता दिए कि वो मशीन ले आओ, उस क्या मतलब है भाई? अरे हमारा गाँव के लोग आजू बाजू भाई, हमारे आजू बाजू वो लोग जाके काम कर सके, ऐसा हमारे पास तकनीक होनी चाहिए है, और उस तकनीक को बाहर से लोग कर रहे हैं लोग। तो आज भी जो है राजहरा की जनता से, आसपास के लोगों से हमारा ऐसा अपील है, हमारा संदेश है कि आज भी अपने आप को लोग संगठित करें, और संगठित होकर के चिंता करें तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, कामरेड न्यूज़ की सिपाही अभी भी उस मन से, उस भाव से, उस विचार से अभी भी उनके साथ समय देने में, साथ देने में पीछे नहीं रहते। एक प्रश्न छूट रहा था, उसको मैं कर लेता हूँ, इसके पहले जोड़ लें उसको। ये सुनने में आता है, अक्सर अखबारों में अपन पढ़ते रहते हैं कि राजहरा नगर जो है उजड़ता जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, राजहरा नगर तो नहीं, बात तो सही है, आप बोल रहे हैं राजहरा नगर में वर्कर कम हो गए, अब कम हो गए तो उजड़ रहे हैं, और मैंने कम रहे हैं तो उजड़ रहे हैं। अब उसको यदि फिर से करना है तो नई नियुक्ति के लिए लोगों को लड़ना पड़ेगा, और नई नियुक्ति का क्या क्या तरीका होगा, तरीका हम समझते हैं, लेकिन लोग संगठित हो, वो जो सरकार है उसके सामने खड़े होने के आसपास थोड़ा ताकत हो तभी तो खड़े होंगे ना। ताकत उतना बड़ा, लोग नहीं आ रहे हैं, काम शुरू हो गया, कुछ हो रहा है तो 5000 लोग हमको काम दिलाओ कर जाएगा, खड़े होने के बाद 50 लोग नहीं, तो कैसे है? ये तो चिंतन ही है।
वही चिंतनीय स्थिति में हम पड़े, नहीं तो आज खड़ा हो तो आज जो है ऐसा नहीं कि लोगों को समझ में दिख रहा है, लेकिन करने के लिए लोग आगे नहीं, उनको रोक रहे हैं। और आज की ये राजनीति है और ये स्वार्थ की, ये साधने वाली जो राजनीति आज चल रही है, मैंने उनको साधने का, ये बड़ा खतरनाक, इसको कोई समझ नहीं पा रहा। तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये राजरा के विकास नहीं बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र का? हाँ, नहीं, सुने जो है मैनेजमेंट का, सरकार का और पूंजीवाद का, मैंने सोची समझी उनका रणनीति। हाँ, उस रणनीति में, हाँ, उनकी साजिश है, उनकी साजिश है, सोची समझी। तो दोस्तों, ये थे कामरेड जनकलाल जी ठाकुर, शहीद कामरेड शंकर गुहा नियोगी के सिपाही और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। आज हम उनसे राजरा कल, आज और कल को लेकर उनसे बातचीत कर रहे थे। तो दोस्तों, यह वीडियो आप पूरा देखिए और राजरा की स्थिति कल क्या हो सकती है वो भी बात आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों, साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाइए, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहिए लोक असर। मैं हूं दरवेश आनंद साहब। लाल सलाम। लाल सलाम, आपके चैनल को भी लाल सलाम। बहुत शुक्रिया साहब।